हेलो नमस्कार सलाम वंदे मातरम प्यारे साथियों एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप सभी का दीपावली का पर्व बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही खुशियों के साथ व्यतीत हुआ होगा और इसी पर्व के हर्षो उल्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने आज की वीडियो में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि प्रत्येक परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं और आज की इस वीडियो में जो आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ये आपके एक से दो क्वेश्चन हर एक परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो आइए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें एक मोटिवेशनल थॉट के साथ में कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। बहुत ही जाहिर सी बात है कि जब हम सभी की ऐसी कामयाबी मिलेगी तो एक बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग का जीवन आगे व्यतीत हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आज की वीडियो का शुभारंभ करें और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला शानदार सा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम राज्य हड़प नीति से प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है कि नागपुर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा सतारा, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा झांसी, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा बंगाल। तो इनमें से कौन सा राज्य था, कौन सा क्षेत्र था जो सर्वप्रथम राज्य हड़प नीति से प्रभावित हुआ था? अगर राज्य हड़प नीति की बात किया जाए तो 1848 से लेकर के 1856 तक भारत में शासन था लॉर्ड डलहौजी का, और यह लॉर्ड डलहौजी के एक मानसिक उपज की देन था आपका राज्य हड़प नीति। इस हड़प नीति के दो पहलू थे। एक पहलू जो था इसका यह था कि इस नीति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था, और जो दूसरा पहलू इसका साम्राज्य जो देशी राजाओं के सामने रखा गया वह यह था कि उत्तराधिकार के विवाद को समाप्त करने के लिए यह राज्य हड़प नीति लागू की जा रही है। हालांकि अगर आगे देखा जाए तो इसको लेकर के काफ़ी विरोध भी हुआ, और 1857 के जब हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के का अध्ययन करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो उसके कारण थे उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में यह भी हो सकता है क्या राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो शुरू की गई थी। इसमें बात किया जाए सबसे पहले कौन सा क्षेत्र था जो जिसको हड़प किया गया था, जिसका अधिग्रहण किया गया था, तो याद रखिएगा 1848 में। कब? 1848 में इसमें सतारा राज्य को सबसे पहले क्या किया गया था, अधिग्रहित कर लिया गया था राज्य हड़प नीति के अंतर्गत। बात किया जाए नागपुर की तो नागपुर 1854 में हो गया था। कब हो गया था नागपुर? 1854 में नागपुर का अधिग्रहण कर लिया गया था 1854 में। और बात किया जाए कहाँ की, झांसी की, तो 1853 के अंतर्गत। कब? 1853 में झांसी को क्या कर लिया गया था, अधिग्रहित कर लिया गया था 1853 में। तो सतारा हो जाता है 1848 में, फिर हो जाता है आपका झांसी, और फिर हो जाता है आपका नागपुर। क्या हो जाता है? नागपुर हो जाता है। और नागपुर कब आपका किया गया था? 1854 में आपका नागपुर क्या कर लिया गया था, अधिग्रहित कर लिया गया था। ठीक है, चलते हम लोग आज के अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1857 के संग्राम में, ठीक है, 1857 के संग्राम में इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर पहला करा बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर दूसरा करा कुंवर नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर तीसरा लियाकत अली खान, ऑप्शन नंबर चौथा करा देवी सिंह। तो 1857 को जो संग्राम हुआ था इसमें जो इलाहाबाद से नेतृत्व किए थे उनका क्या नाम था, यह आपको बताना है। तो अगर बेगम हजरत महल की बात करें, किसकी? बेगम हजरत महल की बात करें तो यह लखनऊ से नेतृत्व की थी। कहाँ से की थी? लखनऊ से नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल। और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को इन्होंने नवाब घोषित किया, और इस स्वतंत्रता के संग्राम में ये क्या की थी, कूद पड़ी थी। अगर कुंवर नारायण सिंह जी की बात किया जाए तो बिहार के एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कि वृद्ध होते हुए भी बिहार ही नहीं अपितु देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो आपका पूर्वांचल का क्षेत्र है वहाँ तक इन्होंने अंग्रेजों से क्या किया था, लोहा लिया था। और इनके बारे में बहुत ही एक रोचक कहानी सामने आती है कि अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान एक गोली ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई, इनके बाह में लग जाती है। इन्होंने क्या किया था, अपना एक हाथ काट के गंगा में समर्पित कर दिया था। क्योंकि अगर गोली का जहर पूरे शरीर में इनके फैल जाता तो इनकी मृत्यु हो सकती थी। तो शरीर में इनके गोली का जहर फैले ना, इसके लिए कुंवर बहादुर सिंह ने क्या किया था, अपना एक हाथ काट के गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। और आखिरी सांस तक
ब्रिटिश हुकूमत से इन्होंने लड़ाई लड़ी। अगर बात किया जाए लियाकत अली खान की, तो लियाकत अली खान वो शख्स थे जो इलाहाबाद से, कहाँ से, इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अगर देवी सिंह जी की बात किया जाए तो देवी सिंह जी का अगर देखा जाए संबंध कहाँ से था, तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह में, वो कौन थे, आपके देवी सिंह जी थे। ठीक है, चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, या यूँ कह लें कि आपसे पूछना चाह रहा है इनडायरेक्टली कि संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन कब किया गया था। बहुत ही अपने आप में मज़ेदार सा सवाल है ये। ऑप्शन नंबर पहला करा 16 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 26 जनवरी 1948, ऑप्शन नंबर तीसरा करा मेरे भैया 9 दिसंबर 1946, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका 26 नवंबर 1946। तो संविधान सभा का पहला सत्र का आयोजन कब किया गया था, यह आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब बनेगा, किसका, जो इसका सही जवाब बन जाएगा वह बन जाएगा आपका विकल्प नंबर तीसरा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। और इसी बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगर बात करें कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा सत्र कौन सा चला था, तो याद रखिएगा आपका जो दूसरा सत्र था कब से कब तक का, 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949, लगभग 1 वर्ष तक का इसका समयावधि रही है। दूसरे जो है इसका जो बैठक आयोजित हुई थी वो चला है। खैर यहाँ बात कर रहा संविधान सभा का पहला सत्र का आयोजन कब हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा कि द्वितीय गोलमेज में हिस्सा लेने गांधी किस जहाज से गए। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजन इसका हुआ था, और कब किया गया था, तो यह 1931 में कब किया गया था, 1931 में किया गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। तो इसमें महात्मा गांधी जी किस जहाज से गए थे, यह आपको बताना है। ठीक, ब्रिटेन में किया गया था। महात्मा गांधी जी पहले में भी शामिल नहीं हुए थे, तीसरे में भी शामिल नहीं हुए, और दूसरे में शामिल हुए थे। कुल अगर बात किया जाए तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930 से लेकर 1932 के समयावधि में। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 को, जिसमें कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं महात्मा गांधी जी। अगर महिलाओं के नेतृत्व की बात किया जाए तो एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू जैसे लोग इसमें देखने को मिलते हैं। तो गांधी जी किस जहाज़ से गए थे ब्रिटेन, यह आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा भैया SS राजपुताना। किस जहाज़ से गए थे, SS राजपुताना से गांधी जी गए हुए थे ब्रिटेन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। अगर बात किया जाए MS मौर्या, कौन सी, MS मौर्या नामक जहाज़, अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इसकी भी है। ठीक है, कहानी क्या होती है मेरे भैया, कहानी क्या होती है कि 8 जुलाई 1910, कब, 8 जुलाई 1910 को ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए BD सावरकर साहब क्या करते हैं, इसी जहाज़ से उनको लाया जा रहा था MS मौर्या जहाज़ से। और यह ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए कब, 8 जुलाई 1910 को फ्रांस के मार्सेलिस नामक बंदरगाह के निकट समुद्र में छलांग लगा देते हैं। हालांकि बाद में इनकी गिरफ्तारी की जाती है। तो MS मौर्य संबंधित हो जाता है BD सावरकर जी से। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भारत में कहाँ पर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर पहला करा वाराणसी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा बलिया, ऑप्शन नंबर तीसरा करा गोरखपुर, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका गाजीपुर। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र देखने को कहाँ पर मिलती है। तो देखिए भैया, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस जाने जाते हैं। और इनकी कब्र कहाँ पर देखने को मिलती है, तो संयोग की बात है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गाजीपुर नामक जनपद में, कहाँ पर, गाजीपुर नामक जनपद में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र देखने को मिलती है। अच्छा, वाराणसी की अगर बात किया जाए तो इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सामने आती है कि हिंदू धर्म में एक मानता है कि वाराणसी में जिसके भी प्राण निकलते हैं उसको क्या होता है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन आप लोग जानते होंगे एक नाम को,
उनका नाम था कबीर दास। क्या नाम था? कबीर दास। और कबीर दास अपने उल्टे पुल्टे काम के लिए जाने जाते हैं, है ना। कबीर दास जी क्या करते थे? सदुक्कड़ी बोली, ठीक है, उनकी। और इनके बारे में कहा जाता है कि कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो कबीर दास को जब ये पता चली कि वाराणसी में मृत्यु होने पर क्या मिलता है? स्वर्ग की प्राप्ति होती है। खैर, इनका जन्म होता है वाराणसी में ही। कहाँ पर होता है? वाराणसी में कबीर दास जी का। लेकिन जब इनके जीवन का अंतिम समय आता है तो ये कहाँ चले जाते हैं? मगहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मगहर चले जाते हैं। और मगहर में ऐसी मान्यता थी उस समय सॉरी, कि मगहर में ऐसी मान्यता थी कि मगहर में जिसका देहावसान होता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर देखने को मिल जाएगी? गाजीपुर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा तपता पानी झरना किस राज्य में है? कौन सा भैया? तपता पानी झरना किस राज्य में देखने को मिलता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर कह रहा पहला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा ओडिशा, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा राजस्थान। तो तपता पानी झरना आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? गर्म पानी का ही झरना होता है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए तो मणिकर्ण झरना देखने को मिलता है ना। महाराष्ट्र की बात करें तो वज्रेश्वरी झरना देखने को मिलता है। और अगर बात किया जाए राजस्थान की तो राजस्थान में आपके नारायणी देखने को मिलता है। अगर तपता पानी की बात करें तो तपता पानी देखने को मिलता है ओडिशा राज्य में। कहाँ पर? ओडिशा राज्य में देखने को मिलता है तपता पानी झरना। ठीक है, चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? पहला करा बांगर, दूसरा करा खादर, तीसरा करा भूर, या चौथा करा रेगुर। ठीक है, तो काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? अच्छा, बांगर खादर क्या होती है? ये मिट्टियों के प्रकार होते हैं। तो जो पुरानी उपजाऊ मिट्टी होती है, देखिए मिट्टी क्या होती है? नदियों द्वारा लाई जाती है। और जो बहुत पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है, और उसका उत्पादन क्या होता है? कम हो जाता है, फर्टिलाइजेशन उसमें कम हो जाता है, उसको कहते हैं बांगर। क्या नाम देते हैं? बांगर। जबकि जो नई जलोढ़ मृदा होती है, कौन सी? जो नई जलोढ़ मृदा होती है और जिसमें उत्पादन क्षमता क्या होती है? उच्च होती है, हाईएस्ट फर्टिलाइजेशन होता है उसमें, उसको नाम दिया जाता है खादर। क्या नाम दिया जाता है? खादर। तो याद रखिएगा, बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा है और खादर आपकी नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। तो बात किया जाए काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो भैया याद रखिएगा, काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर। क्या नाम कहते हैं? रेगुर नाम से जानते हैं। पुरानी काली मिट्टी को रेगुर नाम से जानते हैं, या इसी को कपासी मृदा के नाम से जानते हैं काली मिट्टी को, क्योंकि ये कपास उत्पादन के लिए बहुत ही उपजाऊ दृष्टिकोण से देखी जाती है। अगर बात किया जाए इसका विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, आपका आंध्र प्रदेश, आपके कर्नाटक जैसे राज्यों में काली मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 8 पर। और क्वेश्चन नंबर 8 कराकाटोवा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? बहुत ही लाजवाब से क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन करा भैया कराकाटोवा ज्वालामुखी पर्वत किस देश में है? ऑप्शन नंबर पहला करा इटली, ऑप्शन नंबर दूसरा करा जापान, ऑप्शन नंबर तीसरा करा USA, या ऑप्शन नंबर चौथा करा इंडोनेशिया। तो अगर इटली की बात किया जाए, किसकी? इटली की बात करें तो इटली में कौन सा आपका ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिल जाता है? आपका माउंट एटना देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है? माउंट एटना देखने को मिल जाता है। जापान की बात करें तो यहाँ पे आपके माउंट फ्यूजियामा देखने को मिल जाता है। कौन सा? माउंट फ्यूजियाना देखने को मिल जाता है। और USA की बात करें तो सेंट हेलिस देखने को मिल जाता है आपका USA में। कौन सा? सेंट हेलिस देखने को मिल जाता है USA में। और इंडोनेशिया की बात करें, कहाँ भैया? इंडोनेशिया की बात करें जिसकी राजधानी नूरसंटारा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कराकाटोवा ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा? कराकाटोवा ज्वालामुखी पर्वत आपके जो है इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। और करा कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में है? ऑप्शन नंबर पहला सिंधु सतलज, ऑप्शन नंबर दूसरा करा सतलज और काली, ऑप्शन नंबर तीसरा करा काली और तीस्ता, ऑप्शन नंबर चौथा करा तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। और साथियों, इसी के साथ ही साथ आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक अवश्य करिएगा और अपने सुझाव से हमें अवश्य अवगत कराएं, है ना। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में है? सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, या तीस्ता से ब्रह्मपुत्र। तो देखिए,
अगर बात करें कि हिमालय का नदियों के क्रम पे विभाजन किसने किया था, नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया, तो याद रखिएगा एक नाम सिडनी बुर्राड। क्या नाम रखिएगा? सिडनी बुर्राड साहब का नाम याद रखिएगा। सिडनी बुर्राड वह व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालय का वर्गीकरण जो है नदियों के आधार पर किया था। सिडनी बुर्राड महोदय ने क्या किया था कि नदियों के आधार पर क्या किया था, हिमालय का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। और सिडनी बुर्राड साहब ने बताया, क्या बताया कि सिंधु से लेकर सतलज, कौन सा? सिडनी बुर्राड साहब ने बताया कि सिंधु से लेकर सतलज तक का जो मैदानी क्षेत्र है, जो हिमालय का भाग है, इसको क्या कहेंगे? इसको पंजाब हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने बताया, क्या बताया कि भैया जो सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक का विस्तार है, उसके बीच जो हिमालय का क्षेत्र है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कुमायूं हिमालय कहेंगे। क्या नाम देंगे भैया? इसको हम कुमायूं हिमालय का नाम देंगे। कोई बात नहीं भैया, आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि भैया ऐसा काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी के बीच में जो भी हिमालय के भाग पड़ रहे हैं, इनको हम लोग नेपाल हिमालय का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? नेपाल हिमालय का नाम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फिर कहे कि तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र तक नदियों के बीच में जो हिमालय के क्षेत्र हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको हम असम हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे? असम हिमालय कहेंगे। तो क्या आपका सही हो जाएगा कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में है? ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सतलज से लेकर काली, क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बन जाएगा। कि किसने बताया नदियों के क्रम के आधार पर विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो सिडनी बुर्राड महोदय ने क्या किया था? विभाजन किया था, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कर दिया था सिडनी बुर्राड साहब ने। तो विकल्प नंबर दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब बन जाएगा। सतलज से लेकर काली तक का जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार सा क्वेश्चन था ये। चलते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला करा सुंदरवन, ऑप्शन नंबर दूसरा करा चिल्का भूमि, ऑप्शन नंबर तीसरा करा निकोबार में, या ऑप्शन नंबर चौथा करा कच्छ की खाड़ी में। तो भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित होता है? थोड़ा फीवर और कोल्ड की वजह से हो सकता है कि आवाज़ में दिक्कत हो, लेकिन उतनी भी दिक्कत नहीं है कि समझ में ना आए। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो जो सही जवाब बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यानी कि कच्छ की खाड़ी में देखने को मिल जाता है। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क गुजरात की कच्छ की खाड़ी में देखने को मिल जाता है। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो नजरें जमाए रखिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। करा भोजन का प्रमुख अंग है। ऑप्शन नंबर पहला करा स्टार्च, ऑप्शन नंबर दूसरा करा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर तीसरा करा ग्लूकोज, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका सेलुलोज। तो भोजन का प्रमुख अंग क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो भोजन का प्रमुख अंग हो जाएगा वह हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कार्बोहाइड्रेट। यानी भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। और यही कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। और ये ग्लूकोज क्या कहता है? रक्त के माध्यम से संपूर्ण शरीर में इसका जो है संचरण होता है। तो भोजन का प्रमुख अंग क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और आज का अपना शानदार सा क्वेश्चन नंबर 12वां कर रहा मेघालय का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर पहला करा नाटी, ऑप्शन नंबर दूसरा करा लोहो, ऑप्शन नंबर तीसरा करा बम्बू, या ऑप्शन नंबर चौथा करा आपका खानटुम। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। मेघालय का लोक नृत्य इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो अगर नाटी की बात करें, किसकी? नाटी बॉय की बात करें, नाटी बॉय संबंधित हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश से। किससे संबंधित हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा, है ना। हिमाचल में नाटी बॉय पाए जाते हैं, यानी नाटी से हो जाएगा आपका नाटी लोक नृत्य। ठीक। लोहो कहाँ पाया जाता है? लोहो अभी छोड़िए, बम्बू पे आइए। कहाँ पे बम्बू? और बम्बू कहाँ पे आपका देखने को मिलता है? मिजोरम में। कहाँ पर? मिजोरम में देखने को मिलता है, मिजोरम। ठीक। खानटुम कहाँ देखने को मिलता है? तो खानटुम आपके देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में देखने को मिलता है खानटुम। तो भैया मेघालय में कौन सा देखने को मिलेगा? कहाँ पर? मेघालय में कौन सा देखने को मिलेगा? तो विकल्प नंबर दूसरा, यानी कि लोहो करेक्ट आंसर बन जाएगा। मेघालय में प्रमुख रूप से लोहो नृत्य देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 का रहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। ऑप्शन नंबर पहला करा शेर, ऑप्शन नंबर दूसरा करा हाथी, ऑप्शन नंबर तीसरा करा चीता, या ऑप्शन नंबर चौथा करा कंगारू। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है?
तो देखिए 2014 में जब मोदी सरकार आती है पहली बार, और तारीख होती है 25 सितंबर 2014 की, तो मोदी सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है मेक इन इंडिया, कि जो आपके भारतीय उत्पाद हैं उनको क्या करना, बढ़ावा देना। तो आप लोग बहुत सारे प्रोडक्ट पर देखते होंगे पीछे एक लोगो बना होता है, उसके नीचे लिखा रहता है मेक इन इंडिया। ठीक है, अब इसके लोगों में कौन सा पशु बना होता है, कौन सा एनिमल बना होता है, ये आपको बताना है। ध्यान होगा तो आप बता देंगे भैया। तो देखिए मेक इन इंडिया में क्या बना होता है, शेर। किसका निशान बना होता है, शेर का चिन्ह आपका चित्र बना होता है। किसका चिन्ह बना होता है, शेर का चित्र बना होता है, क्योंकि शेर क्या है, साहस और स्फूर्ति का प्रतीक माना जाता है शेर। और मेक इन इंडिया का जो लोगो होगा क्या है, आपका शेर है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी मेक इन इंडिया की, तो 25 सितंबर 2014 को मोदी सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है भैया, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। और वो कह रहा है कि महावेली गंगा प्रमुख नदी है कहाँ पर भैया, महावेली गंगा प्रमुख नदी है, कहाँ की नदी है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला करा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर दूसरा करा भारत, ऑप्शन नंबर तीसरा करा श्रीलंका, या ऑप्शन नंबर चौथा करा नेपाल। तो महावेली गंगा कहाँ की प्रमुख नदी देखने को मिलती है। तो भैया बात करेंगे महावेली गंगा किस देश की प्रमुख नदी है, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा श्रीलंका। क्या बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। राजधानी की बात किया जाए श्रीलंका की, तो श्री जयवर्धन कोट्टे के नाम से जानी जाती है। और मुद्रा की बात करें अगर श्रीलंका की, तो श्रीलंकाई रुपया के रूप में देखने को मिलती है यहाँ की मुद्रा। ठीक है, कहाँ की, आपकी श्रीलंका की। और अगर बात किया जाए कि यहाँ पे कौन कौन सी बोली बोली जाती है, तो यहाँ पे जो है जो मुख्य रूप से बोली जाती है सिंघली है, तमिल है और अंग्रेजी। तो सिंघली, तमिल और अंग्रेजी यहाँ पर क्या है, आपकी भाषा के रूप में देखने को मिलती है। सॉरी। और अगर यहाँ श्रीलंका में प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री कौन है, तो हरनी अमर सूर्या यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलती हैं। और अगर यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करें तो अनुराग कुमारा दिसानायके यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीय फल की बात करें तो कटहल हो जाता है। श्रीलंका का अगर राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वॉलीबॉल हो जाता है। और यहाँ पे अगर पक्षी की बात करें तो सिलोन जंगल फाउल यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में देखने को मिलता है। अगर यहाँ बात करें कि राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो श्रीलंका तय के नाम से यहाँ पर राष्ट्रगान है यहाँ का। और इसके अगर लेखक की बात करें तो आनंद समरकून के द्वारा यह लिखा गया है। किसके द्वारा भैया, आनंद समरकून के द्वारा लिखा गया है। कौन सा, श्रीलंका तय, जो कि श्रीलंका का राष्ट्रगान हो जाता है। चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर आज के अपने 15वें क्वेश्चन पर। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर पहला करा 1955, ऑप्शन नंबर दूसरा करा 1960, ऑप्शन नंबर तीसरा करा 1965, या ऑप्शन नंबर चौथा करा 1970। तो आपको बताना है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए भैया जो सही जवाब बनेगा वो हो जाएगा 1960। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। और उत्तराखंड का एक जिला था पंतनगर, पंतनगर में स्थापना की गई थी 1960 के अंतर्गत। इस तरह से आज हम लोग अपने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करेंगे। अपना ध्यान रखेंगे और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।